नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। शेख हसीना अगले 48 घंटों में छोड़ देंगी भारत, अमेरिका ने रद्द किया वीजा। बांग्लादेश में हिंसा के बाद अपना देश छोड़ भारत में रुकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अगले 48 घंटे में यूरोप जा सकती है। हालांकि यूरोप के वो किस देश में जाएंगी, इसको लेकर कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले उनके लंदन जाने की बात सामने आई थी, लेकिन ब्रिटेन ने अपने देश में आने की परमिशन नहीं दी। वहीं अमेरिका ने भी उनका वीजा कैंसिल कर दिया। फिलहाल वो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में स्थित इंडियन एयरबेस के एक सेफ हाउस में ठहरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना यूरोप के किसी देश में जा सकती हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को आने दे भारत, बागेश्वर बाबा की सरकार से मांग। बांग्लादेश में हिंसा का दौर जारी है। शेख हसीना के इस्तीफे और देश छोड़कर जाने के बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बांग्लादेश के मंदिरों को भी निशाना बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक वहां मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियों को आग के हवाले किए जाने की भी खबर है। इस बीच बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत सरकार से खास मांग की है। वह चाहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति को देखते हुए वहां रहने वाले हिंदुओं को भारत आने दिया जाना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी है। बाबा बागेश्वर ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी बात रखी है। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला। दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच के सामने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सिसोदिया की ओर से दलील दी, जबकि सीबीआई और ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे। सौरभ भारद्वाज का दावा, हाईकोर्ट में पेश किया गया झूठा हलफनामा, स्वास्थ्य सचिव को भी घेरा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा पेश किया है जिसमें गलत जानकारी दी गई है और उक्त हलफनामा उनकी जानकारी बिना दिया गया है। सौरभ भारद्वाज ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इस मुद्दे पर विधि विभाग को पत्र लिखेंगे। जज साहब रोक लो बुलडोजर, जब मनु भाकर के कोच पहुंचे हाईकोर्ट। पेरिस ओलंपिक में भारत में 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली शूटर मनु भाकर के कोच को कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। मनु भाकर के कोच समरेश जंग ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था जज साहब बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए, पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए समरेश जंग के घर पर बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कोच के भाई समीर जंग की याचिका खारिज कर दी, जिसमें 1 मार्च के नोटिस को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि खेबर दर्रा बाजार क्षेत्र में 32 एकड़ में फैले सभी रहने वालों को अनधिकृत घोषित किया गया था। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों पेंशनरों को तगड़ा झटका। केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों पेंशनरों को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर से बता दिया कि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मियों का जो 18% डीए डीआर रोका गया था, अब उसका एरिया नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइट के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 माह के डीए का एरिया कर्मियों का हक है। केंद्र सरकार के कर्मियों व पेंशनरों को कोरोना काल के दौरान रोके गए डीए डीआर का एरिया जारी किया जाए। बीएसएनएल पर काम आई पीएम मोदी की ये सलाह, हर भारतीय को होगा गर्व। बीएसएनएल 5G पर सबकी नजर है और खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे वीडियो कॉल की है। अब 4G से संबंधित से नई जानकारी सामने आई है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीएसएनएल की तरफ से घरेलू इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीएसएनएल 4G लागू करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाए वो सभी भारतीय होना चाहिए। रक्षाबंधन पर किसानों को मिलेगी दोहरी खुशी, 2000 के स्थान पर मिलेंगे 5000 रुपए। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है, क्योंकि 18वीं किश्त को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सितंबर माह में 18वीं किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, लेकिन क्या आपको पता है इस बार कुछ किसानों के खाते में 2000 नहीं बल्कि 5000 रुपए क्रेडिट होंगे। आपको बता दें, जिन किसानों के खाते में 5000 रुपए जमा होंगे ये वो किसान होंगे जिन्होंने पीएम किसान निधि के साथ मानधन योजना के नाम पर भी रजिस्ट्रेशन किया गया है। सूत्रों का दावा है कि इस बार दोनों की किश्त एक साथ ही खातों में क्रेडिट की जाएगी। प्रगति मैदान में आज से दिल्ली पुस्तक मेला शुरू। प्रकाशन उद्योग के साथ साथ प्रगति मैदान में 28वां दिल्ली पुस्तक मेला इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 7 से 11 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। इस बार स्टेशनरी, ऑफिस ऑटोमेशन और कॉर्पोरेट गिफ्ट मेला अतिरिक्त आकर्षण का केंद्र होंगे। हाल संख्या 12A और 12 में यह मेला भारत मंडपम में भारतीय प्रकाशक संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस बार इसकी थीम भारतीय पुस्तकों का वैश्विक प्रभाव है। दिल्ली पुस्तक मेला प्रतिभागियों को खुदरा बिक्री के अवसरों के अलावा B2B लेन देन
ब्रेन नेटवर्किंग, सह प्रकाशन व्यवस्था, अनुवाद और कॉपीराइट, पुरानी पुस्तकों के पुनः मुद्रण के लिए भी एक मंच प्रदान करता है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की तरह होगा दिल्ली का ये सरकारी स्कूल। सुंदर नगरी की जनता को केजरीवाल सरकार की नई सौगात मिली है। सरकार यहां आधुनिक सुविधाओं से लैस 120 कमरों वाले 5 मंजिला स्कूल लगभग बनकर तैयार है। मंगलवार को शिक्षा मंत्री ने यहां निरीक्षण कर अंतिम चरण में चल रहे काम का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय विधायक राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि इस शानदार नए स्कूल की बिल्डिंग किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तरी पूर्वी दिल्ली की घनी आबादी के बीच ये स्कूल 8000 बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का हब बनेगा। दिल्ली एनसीआर में बारिश की वापसी, आज जमकर बरसेंगे बदरा। देश में अभी भारी बरसात का दौर जारी है। बरसात की वजह से कई घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली में बीते दिनों भारी बारिश की वजह से हादसा हो गया था। एक बार फिर से मानसूनी बरसात की वापसी हो रही है। लोगों को उमस और भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। बीते दिन बूंदाबांदी और तेज हवा चलने से मौसम सुहावना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। सबसे अधिक बारिश आयन नगर में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज से 3 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। नाले में गिरकर 2 लोगों की मौत मामले में हाईकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार। दिल्ली में नाले में गिरकर 2 लोगों की मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी अधिकारी को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि आप वहां क्या कर रहे हैं, क्या आप वहां गए भी हैं। एमसीडी के वकील ने कहा कि दरअसल 2 अलग अलग टेंडर हैं। अक्टूबर में जब साइट हमें सौंपी गई थी तब सड़क की मरम्मत के लिए करीब 20 करोड़ रुपए लिए गए थे। सौंपी गई सड़कों की लंबाई कुल करीब 9 किलोमीटर थी। 1250 मीटर के लिए आदेश था। यह 4 करोड़ रुपए के लिए था। काम चल रहा है, सड़क को समतल किया जा रहा है, इस पर बैरिकेडिंग की जा रही है और यह 2 दिनों में हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि लेकिन 2 लोगों ने यही जान गंवा दी है। नोएडा में शादी के 15 साल बाद खौफनाक अंत, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को मार डाला। सेक्टर 113 कोतवाली क्षेत्र के सरफाबाद गांव के नाले में 26 जून को मिले युवक की शव की पहचान इंदिरापुरम के मनकपुर गाजियाबाद के पप्पू के रूप में हुई है। प्रेम संबंध में बाधा बनने पर उसकी पत्नी ने प्रेमी व प्रेमी के भाई के साथ मिलकर इंदिरापुरम में हत्या की थी। शव को स्कूटी से लाकर यहां फेंका था। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपायुक्त नोएडा रामवदन सिंह ने बताया कि पूछताछ में आरोपी पंकज सक्सेना ने बताया कि 2 साल पहले खाना बनाने का काम करने के दौरान मनीषा से मुलाकात हुई। दोनों की एक दूसरे से प्रेम संबंध हो गए। मनीषा अपने पति पप्पू की शराब पीने, काम नहीं करने और मारने पीटने के कारण तंग आ गई थी। पेरोल मिलने के बाद से था गायब। 14 महीने बाद क्राइम ब्रांच ने कोलकाता से दबोचा। 4 साल के बच्चे का फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में उम्र कैद की सजा पा चुके सजायाफ्ता पेरोल चंपत तौवीर अहमद उर्फ तावीर को दिल्ली पुलिस ने अपराध शाखा ने कोतवाली से गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना के दौरान उसे कुछ माह के आपातकालीन पेरोल पर रिहा कर दिया गया था। निर्धारित समय पर उसने जेल में समर्पण नहीं किया और पेरोल जंप कर कोलकाता में छिपकर रहना शुरू कर दिया था। डीसीपी सतीश कुमार के अनुसार तौवीर अहमद उर्फ ताबीर मूल रूप से नालंदा का रहने वाला है। 2008 में नबी करीम थाने में तौवीर व वारदात में शामिल उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एयर इंडिया ने ढाका के लिए उड़ान सेवाएं की बहाल। इंडिगो ने नहीं शुरू की उड़ान। सोमवार को एयर इंडिया ने बांग्लादेश के लिए अपनी उड़ानों को रद्द करने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार को इसे बहाल कर दिया गया। हालांकि नई दिल्ली से जाने वाली एयर इंडिया की कुल 2 उड़ानों में से एक को रद्द कर दिया गया और एक को शाम रवाना करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इंडिगो के अलावा विस्तारा की ढाका को जाने वाली उड़ान संख्या UK 181 को भी सुबह रद्द कर दिया गया। विस्तारा ने अभी आधिकारिक तौर पर आगे के लिए ढाका को जाने वाली उड़ानों को स्थगित करने की बात तो नहीं कही है, लेकिन यात्रियों से यह जरूर अनुरोध किया है कि वे एयरलाइंस की वेबसाइट पर नजर रखें। दुष्कर्म के बुजुर्ग आरोपी की जमानत खारिज करते हुए हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले 60 वर्षीय आरोपित बुजुर्ग को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से दी गई जमानत को रद्द करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने टिप्पणी की कि भले ही अदालतें आमतौर पर जमानत देने के आदेशों को हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन इस मामले में आरोपित को जमानत पर रिहा करने से समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। पदक पक्का करने उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। रात में विनेश फोगाट का भी सेमीफाइनल। विनेश फोगाट के ससुर राज्यपाल राजी ने अपनी बहू की जीत पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह भारत के लिए स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगी। फोगाट की इस जीत के बाद हरियाणा के जिंद जिले के खेड़ा बख्ता गांव स्थित उसके ससुराल में खुशी का माहौल है। राज्यपाल राठी ने कहा कि विनेश से परिवार के लोगों की फोन पर बात हुई थी और उसने कहा था कि वह स्वर्ण पदक जीतने के लिए अपना जी जान लगा देंगी। मंगलवार को जब कुश्ती स्पर्धा शुरू हुई तो परिवार के लोग टीवी के सामने बैठ गए। जैसी अंतिम क्षणों में विनेश ने जीत दर्ज की तो परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा।
बांग्लादेश में हुआ तख्ता पलट तो भारत के इस राज्य ने लगा दिया नाइट कर्फ्यू। बढ़ते हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर ढाका छोड़ दिया है। उनके इस्तीफे के बाद सेना प्रमुख ने कहा है कि सेना ही अब अंतरिम सरकार को चलाएगी। इसी बीच बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन थम नहीं रहा है। बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा और उपद्रव की वजह से भारत के सीमावर्ती राज्य हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच मेघालय में हालात को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी मेघालय के उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने दी है। इस निर्णय सीमा सुरक्षा बल कर्मियों और मेघालय पुलिस के साथ हुई बैठक के बाद लिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा और तख्तापलट से ये 4 सबक जरूर सीख सकता है भारत। भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के देशों की तुलना में बांग्लादेश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि की तुलना में राजनीतिक स्थिरता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आर्थिक प्रगति आदि के दृष्टिकोण से यह देश अपने पड़ोसियों के लिए ईर्ष्या का कारण बन रहा था। लेकिन बांग्लादेश को नजर लग गई। आज भारत का आम आदमी भी बांग्लादेश की स्थिति को देखकर यही सोच रहा है कि किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए भारत सरकार ने जो हाईवे ब्लॉक करने के लिए मोटी कीलें लगाई थी, बड़े बड़े कंटेनर रखे थे, वो कितने जरूरी थे। बांग्लादेश लगातार आर्थिक प्रगति कर रहा था। पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया से भी बेहतर वहां की सरकार काम कर रही थी। पर जनता कब किसके बहकावे में आ जाए। बांग्लादेश में फंसे भारतीय नागरिक के लिए जाने भारत सरकार की प्लानिंग। बांग्लादेश में फैली हिंसा और सरकार के गिरने के बाद भारत सरकार लगातार बांग्लादेश की स्थिति पर नजर बना के रखे हुए है। बांग्लादेश में अब सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है और अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंसा के बीच कई हजार भारतीय नागरिक भी वहां फंस गए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि हम राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में भारतीय समुदाय के साथ निरंतर संपर्क में हैं। अवैध हथियार मुहैया कराने वाला बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बदमाशों का अवैध हथियार मुहैया कराने वाले एक तस्कर को द्वारका मोड़ इलाके में दबोचा है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 6 कारतूस और 1 रिवॉल्वर बरामद किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी कार लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट सहित 15 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। यह द्वारका नॉर्थ थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है। गिरफ्तार आरोपी विजय गहलोत उर्फ कालू दिल्ली के द्वारका इलाके का रहने वाला है। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर वीएचपी ने जताई चिंता। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा है कि हमारा पड़ोसी बांग्लादेश एक विचित्र अनिश्चितता, हिंसा और अराजकता में फंसा हुआ है। कहा कि शेख हसीना सरकार के त्यागपत्र और उनके देश छोड़ने के बाद अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। संकट की इस घड़ी में भारत बांग्लादेश के समस्त समाज के साथ एक मित्र के नाते मजबूती से खड़ा है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में घटती हिंदू की जनसंख्या पर भी भारत सरकार को दखल देने की अपील की है। दिल्ली में घोड़ी की दर्दनाक हत्या, पेट और गर्दन को चाकू से गोदा। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में एक घर के बाहर बंधी एक घोड़ी के पेट व गर्दन में चाकू गोदने का मामला सामने आया है। इससे घोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। घोड़ी मालिक ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घोड़ी का शव कब्जे में लेकर पशु चिकित्सालय के शवगृह में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। महिंद्रा पार्क पुलिस ने घोड़ी के मालिक के बयान पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस से खंगाल रही है। सहारा समूह के निवेशकों को दी वित्त मंत्री ने बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सहारा समूह के जिन निवेशकों के पास कागजात पूरे हैं, उन्हें पैसे वापस करने में कोई बाधा नहीं है। सुश्री सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार तो हाथ जोड़कर खड़ी है कि आइए सारे कागजात लाइए और अपने पैसे ले जाइए, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि आप बाहर जाकर यह ना कहे कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। इस मामले की शीर्ष न्यायालय निगरानी कर रही है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत फिर बिगड़ी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को फिर से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह खबर पिछली बार अस्पताल से छुट्टी मिलने के लगभग 1 महीने बाद आई है। 96 साल के आडवाणी की हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं। आडवाणी को न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में भर्ती कराया गया है। पिछले महीने अपोलो अस्पताल में भर्ती होने से कुछ दिन पहले आडवाणी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भी भर्ती कराया गया था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।